गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज का जो हमारा क्लास है वो है द लास्ट चाइल्ड। द लास्ट चाइल्ड का पार्ट 2 जो हमारा आज पढ़ेंगे। हमने कहाँ तक उसमें कवर किया है, मतलब किया था, हमने यहाँ तक कवर किया था कि जब उस लड़के से साहब से पूछती हैं लेखिका कि बेटा आप लोग जूते क्यों नहीं पहने हो, या वो लोग नंगे पैर थे। तो वहाँ की उस समय एक परंपरा भी थी, ऐसी बात नहीं थी। गरीब होने के साथ साथ कुछ लोगों के पास थी और कुछ लोगों के पास नहीं थी। तो जिनके पास नहीं भी थी वो भी नहीं पहने थे, मतलब सॉरी, जिनके पास थी वह भी नहीं पहने थे। क्यों? क्योंकि एक ऐसी परंपरा थी। उसमें से एक लड़के ने बताया कि मेरी माँ उसे ताखे में रख दी है और जब उतारेगी या जब किसी काम से लिए उतारा जाता है तब मतलब वो लोग पहनते थे, अन्यथा नहीं पहनते थे। अगर बहुत ज़्यादा जिद करते थे तो पीटती थी वो मम्मी। तो उसी के आगे क्या कह रहा है लेखिका, क्या कह रही हैं, इफ़, ठीक। लेकिन इससे पहले आपका कुछ है, उससे पहले क्या है, आई वॉन्डर। क्या है आपके इससे पहले? यहाँ इससे पहले आई वॉन्डर है। क्या है? आई वॉन्डर। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य है। इफ यदि दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज ऑफ एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यह उनकी गरीबी को बताने का एकमात्र बहाना था। क्या कह रहा है? एक तरह से वो समझ नहीं पा रही लेखिका कि ये गरीब हैं या क्या, क्योंकि एक तरह से वो जूते चप्पल भी रखे हुए हैं जिसको ताखे में से छिपा के रखे हैं, पहन नहीं रहे। तो समझ रही कि एक तरह से समझ नहीं पा रही कि ये गरीब है कि नहीं है। तो ही कह रही एक तरह से ये बहाना बना रहे हैं कि हम गरीब हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडीपी, मुझे उदीपी के एक व्यक्ति की कहानी याद आ गई। वंस टोल्ड मी, उसने एक बार मुझसे कहा या बताया, एज ए यंग बॉय, जैसे कि एक छोटा लड़का, ही वुड गो टू टेम्पल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, वह नज़दीक के ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से होकर, या वह एक पुराने मंदिर से गुजरते हुए स्कूल जाया करता था। वह जहाँ हिज फादर वॉज पीरियड्स, उसके पिता एक पुजारी थे। He would stop briefly at the temple, वह मंदिर के पास थोड़े देर के लिए रुकता था। And pray for a pair of shoes, और वह एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। अब क्या कह रही है लेखिका? लेखिका यही कह रही हैं कि जब जूते की बात आने लगी तो उन्हें एक कहानी याद आ गई, और वो कहानी किसी ने उनसे कहा था। और वो कहानी क्या होता है कि एक लड़का था जो स्कूल जाता था, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। तो उस मंदिर के पास लेखक के जो पिता थे उस मंदिर के पुजारी भी थे। तो लेखक जब जाता, मतलब जब बच्चा जाता था पढ़ने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए वहीं पर पुजारी के पास, मतलब मंदिर पे खड़ा हो जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे एक जोड़ी जूता दिला दो। जैसे अभी आपका, जैसे कभी कभी होता नहीं कि लोग व्रत रहते हैं, ठीक, और व्रत रहते हैं, मतलब तरह तरह की दान करते हैं और कई तरह की जो आस्था उनकी होती करते हैं। तो उनके पीछे भी एक उम्मीद रहता है कि भगवान ही कमो हमारा कर दीजिए, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, ये हो जाएगा, मैं कर दूँगा।
ऐसे एक तरह से मानता जिसे कहते हैं, शायद लोग मान लेते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, या कुछ लोग मांगते हैं कि भगवान आप हमको ऐसा बना दीजिए, वैसा बना दीजिए, तरह तरह। ठीक, तो ऐसे सेम इस लड़के की भी एक मन्नत थी, और वो मन्नत क्या थी कि आप मुझे एक जोड़ी क्या दिला दीजिए, जूता। क्लियर? आगे 30 years लेटर, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उसके गांव और मंदिर को देखने के लिए गई, which was now drowned in an air of desolation, जो अब बहुत ही उजड़ा हुआ था या वीरान था, इन द बैकयार्ड, आंगन में या उसके पीछे, where lived the new parents, जहाँ एक नए पुजारी रहते थे, there were red and white plastic chairs, जहाँ लाल और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ थीं, ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का स्लेटी यूनिफॉर्म पहने हुए था, वेयरिंग शूज, सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे, अराइव्ड पैंटिंग, हाँफते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने एक फोल्डिंग बिस्तर पर अपने थैले को फेंक दिया, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, व्हेन आई, क्या कह रहा, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देख कर। अब थोड़ा जान लेते, क्या कह रहा है, कह रहा लगभग 30 साल बाद लेखिका फिर उस जगह पे गई, और जब उस जगह पे गई तो अब की बार वो जगह पूरा वीरान था, जो पुराना पुजारी था वो नहीं दिख रहा, अब एक नया पुजारी हो गए हैं, मतलब वहाँ के एक नए पुजारी हो गए हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद होता यही है, थोड़ी देर बाद लेखिका क्या देखती है कि एक लड़का आता है जो स्लेटी रंग का यूनिफॉर्म पहने होता, जूते मोजे भी पहना था, बैग भी लिया होता, आता है, आने के बाद अपने बैग कोई पे फेंक देता है, जो फोल्डिंग वाला चेयर होता है उसी जो फोल्डिंग वाला जो बिस्तर टाइप होता है, जिसको चारपाई भी कह सकते हैं, उसी पे बैग फेंक देता है। और जब फेंक दिया बैग तो लेखिका को याद क्या आने लगा, कहीं 30 साल पहले ऐसे एक लड़का यहाँ भी था। ठीक है, उसे वो पहली वाली बात याद आ गई। जो लड़का कौन, जौन लड़का जूता लेने के लिए क्या करता था, भगवान जी से प्रार्थना करता था, उसे उस लड़के की याद आ गई लेखिका को। ठीक, चलिए और आगे क्या कह रहा है, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय, पहला प्रार्थना करते हुए लड़का, हैड मेड द गॉडेस, जिसने देवी से प्रार्थना किया था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब वह अंत में एक जोड़ी जूता पा गया, लेट मी नेवर लॉस देम, मैं इसे खोने नहीं दूंगा, द गॉडेस हैव ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द पीरियड्स, छोटे लड़के पुजारी के पुत्र की तरह थे, नाउअर शूज, जो अब जूता पहने थे, बट मेनी अदर लाइक द रैग पीकर्स इन माई नाइबरहुड, लेकिन मेरे पड़ोस के बहुत से कूड़ा बीनने वाले बच्चे, रिमेन शूजलेस, अभी भी बिना जूते के थे। मतलब लेखिका उस लड़के को जब देखी तो उसे याद आ गया वही जो पहले वाला लड़का, जो 30 साल पहले भगवान जी देवी जी से जो प्रार्थना, गॉडेस का मतलब हो जाएगा यहाँ देवी, जैसे भगवान गॉड और गॉडेस का फीमेल जो होगा, गॉड का फीमेल जो होगा वो गॉडेस होगा।
तो देवी भी कह सकते हैं, ठीक है, बहुत से लोग माता कहते हैं, तो जो भी कहें। तो वही कह रहा है क्या कि उसे वही लड़का याद आ गया, और जो पुजारी के बच्चे थे वो सब क्या पहने हुए थे, जूते, लेकिन तब के पुजारी का लड़का जूते उधर नहीं पाता था पाई पहनने, लेकिन अब 30 साल बाद वही क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, ठीक। और जब उसे देखी तो उसे उस लड़के की याद आई, लेकिन फिर वो कह रही कि उसके मोहल्ले में भी बहुत से ऐसे लड़के थे जो बिना किसके थे, जूते के थे, ठीक है। जैसे बहुत सी चीज़ें देखिए अपने गांव मोहल्ले में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे बिना जूते या चप्पल के तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन देख करके आपको बड़ी दया आ जाएगी, ठीक। तो ऐसे यहाँ भी लेखिका को उनकी चीज़ों को देख करके एक तरह से दया आ रहा था। अब फिर और क्या हो जाता है भाई, कह रहा है लेखिका क्या कह रही है, माई एक्यूटेंस विद द बेयरफुट रैग पिगर्स, मेरी जान कूड़ा बीनने वाले या मेरी उन नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले बच्चों की जान पहचान लीड्स टू मी सीमापुरी, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है, ए प्लेस ऑन पैराफेरी ऑफ दिल्ली, या दिल्ली का सटा हुआ भाग, यट मील्स अवे फ्रॉम इट, जो मेटाफोरिकल, जो लाक्षणिक रूप से अभी भी बहुत दूर था। क्या कह रहा कि लेखिका को जब उन नंगे पैर बच्चों के साथ पहचान हो गई, तो जब उसने पता किया क्या कि ये सीमापुरी में रह रहे थे, दिल्ली के, मतलब दिल्ली के सीमापुरी में रह रहे थे, लेकिन वहाँ से शायद वो दिल्ली शायद मीलों दूर था, ठीक है, मतलब वो एरिया उसमें पड़ता था। दोज हु लिव हियर आर क्वार्टर्स, जो यहाँ अपने मकानों में या झुग्गियों में रहते थे, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो सन 1971 में बांग्लादेश से वापस आ गए थे। देखिए जब मैंने समरी बताई थी तो उसमें मैंने कहा था कि वो लोग शरणार्थी थे, 1971 में बांग्लादेश से वो वापस आ गए। तो लेखिका भी इसमें कह रही क्या कि जो अपने कमरों में रहते थे, क्वार्टर का मतलब घर, एक मकान, जो भी कहेंगे, मतलब जो अपने मकानों में रहते थे, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे, साहब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहब का भी परिवार उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, तब सीमापुरी बहुत ही वीरान था या उजड़ा हुआ था। इट स्टिल इज, या अभी भी है, बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यह अधिक समय तक खाली नहीं रहा या उजड़ा नहीं रहा। अब बात आ जाते हैं, लेखिका उन बच्चों की बात कर रही कि वो बच्चे या उनके माता पिता या जो भी सब आए 1971 में जब आ गए, तो उनमें से एक परिवार साहब का भी था। जब वो आकर के वहाँ सीमापुरी में रहने लगे तो सीमापुरी एकदम क्या था, वीरान था, उजड़ा हुआ था, कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ, भरता गया लोगों से। जैसे गांव में भी देख लीजिए, कहीं कहीं ऐसा लगता, पहले एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, बचपन की यादें हमारी जो एक तरह से ताज़ा हो गई। क्या है, गांव में पहले कुछ ऐसे ज़मीन होते थे जो खाली होते थे, बच्चे वहाँ खेलते भी थे और खेलने के साथ साथ वहाँ अपनी गाय या भैंस को चराने भी ले जाते थे। पूरा खाली खाली रहता था, हम वीरान नहीं कह सकते, पहले लोगों के पास इतना था कि खाली छोड़ देते थे या चारागाह टाइप था। समय धीरे धीरे बदलता गया और वो जो वीरान जगह थी धीरे धीरे कवर होती गई। ठीक, एक एग्जाम्पल ये, और एक एग्जाम्पल मान लीजिए आज का जो परिवेश है, मान लीजिए जब जिसके घर की संख्या बढ़ रही है, घर पे जो ज़मीन है कम पड़ रही, तो एक लोग क्या चले जाएंगे खेत में बनवाने के लिए। अब खेत में कुछ लोग थोड़ा दूर रहता है, लेकिन तब भी वो हिम्मत करके रहते हैं। अब उन्हीं का देख करके 2-4 साल बाद एक आध लोग फिर आ जाते हैं, बगल में कहीं बनवा लेते हैं, फिर 2-4 साल, ऐसे धीरे धीरे क्या वो कवर हो जाता है। भले वो वीरान था, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ एक तरह की चहल पहल।
ठीक यही बातें यहाँ भी कह रहा है कि 1971 में जब आए सीमापुरी में वीरान था, लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ पे रहने लगे, बसने लगे। इट, चलिए यहाँ हो गया, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यह मिट्टी, बिदर या मिट्टी के दीवाल थे, या इसमें मिट्टी के दीवाल थे। रूफ ऑफ टिन एंड तारपलिन, जिसमें टीन या तारपलिन के छत थे। डिवॉइड ऑफ स्वेज ड्रेनेड, और जिसमें मल निकलने की नालियां नहीं थी, या इसमें मल निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आर रनिंग वाटर, या पानी, जिसमें पानी या मल निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लिविंग 10,000 रैग पिगर, जहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते थे। अब क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि वो लोग ऐसी जगह पे थे जहाँ से गंदगी निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और उनकी संख्या कितनी थी? लगभग 10,000। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं स्टेशन के सामने झोपड़ी झुग्गी वाले जो रहते हैं, सेम ऐसी तरह से वो झुग्गी लगा के रहते थे। और फिल्मों में मत देखिए भैया, आप किसी स्टेशन के पास जाइए जो इधर उधर करके कहीं हो, कहीं कहीं स्टेशनों पे आपको मिलेंगे इधर उधर साइड में झुग्गी लगा के बेचारे रहते हैं। अब उनकी क्या समस्या है या क्या व्यवस्था उनके लिए है, ये आप समझ जाएंगे। तो ये लोग भी क्या थे, सड़क के मतलब उस वहाँ सीमापुरी में आकर के झुग्गी उग्गी बना करके आराम से वहीं पे रहते थे। और फिर क्या रहा? दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर विदाउट एन आइडेंटिटी और विदाउट परमिशन। बहुत लंबा चल गया। दे हैव लिव्ड हियर, वे यहाँ रहते थे। मोर देन 30 ईयर, 30 वर्षों से अधिक, मतलब वो 30 वर्षों से अधिक यहाँ रहते थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट, बिना किसी आदेश के। बट लेकिन विथ राशन कार्ड दैट गेट दियर नेम्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड थे। गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और उनके नाम निर्वाचन सूची में थे। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिससे वे अनाज खरीद सकते थे, या जिनसे उन्हें अनाज मिल सकता था। फिर क्या कह रहा है भाई? उनके पास वहाँ तो लगभग उनको 30 साल हो गया रहते हुए, लेकिन कोई ऐसी पहचान या कोई ऐसे कागज नहीं बने थे कि जिससे वो लगे कि हाँ वहाँ के वो निवासी हो चुके। हाँ, एक चीज़ प्लस था कि राशन कार्ड में उनका नाम था, मतलब उनके पास राशन कार्ड भी था, और राशन कार्ड के साथ साथ उनका नाम वोटर लिस्ट में भी था, वहाँ पे निर्वाचक सूची में भी था, कि जिससे वहाँ वोट भी दे सकें और क्या कर सकें, खाना भी खा सकें। चलिए और आगे चलते हैं। कहाँ गया भाई? फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, मतलब भोजन जीवन से सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, मतलब भोजन पहचान की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, या दिन की समाप्ति पर, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि हम अपने परिवार को भोजन दे सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमच, और बिना पेट दर्द के वे सो सकते हैं। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, और इसी कारण हम यहाँ रहते हैं। देन इन द फील्ड्स, खेतों के रहते हुए। दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देता है। से ए ग्रुप ऑफ वोमेन, महिलाओं की झुंड से एक महिला कहती है। इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ी पहने हुए, फटी हुई साड़ी पहने हुए महिलाओं की झुंड से एक महिला कहती है।
चलिए थोड़ा सा फिर से जानते हैं। कह रहा कि भोजन जो है वो पहचान की अपेक्षा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि भोजन के ही लिए, भोजन पाने के ही लिए लोग तरह तरह के कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भोजन क्यों आवश्यकता है, हम थोड़ा सा मान लीजिए आप बहुत बड़े अमीर हैं, बहुत ज़्यादा, मान लीजिए किसी कारण आप कहीं फंस गए और ना आपका आज का जो मॉडर्न युग, आपका कुछ भी नहीं चल रहा, ना आईफोन तो पहले नंबर बंद, जंगल में मान लीजिए किसी तरह पहुंच गए आदिवासियों के बीच। अब आदिवासी या गरीब जो भी रहे और वहाँ आपको कोई फैसिलिटी नहीं है और सिर्फ आप अकेले हैं, मान लीजिए आपको भूख लगी, जो आपका डेली का रूटीन था खाने का, क्या खा लेंगे? वही फिर मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। तो आपको वहाँ उन लोगों की अपेक्षा खाना पड़ेगा। हो सकता है एक दिन अवॉइड कर जाए ना खाएं, 2 दिन अवॉइड कर जाए ना खाएं, लेकिन तीसरे दिन आपको क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। जो भी उनके पास है, रूखा सूखा या कुछ भी मिल जाए आपको। आप बड़े, आज ये आपकी पहचान नहीं बता रही, आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ये पहचान नहीं है। आज वहाँ जरूरी है आपको अपनी भूख मिटाने के लिए। तो लेखक यहाँ भी वही कह रहा है कि पहचान की अपेक्षा पेट भरना पहले जरूरी है। ठीक, जब इंसान का पेट भरा रहेगा तभी कुछ कर पाएगा। तो ऐसे कह रही कि मतलब भोजन, और एक चीज़ का कि जो गार्जियन होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी क्या होती है कि हम सोने से पहले, मतलब बिना पेट दर्द हो, मतलब भोजन ना ही जब मिलता है तो कभी कभी होता है लोगों का, अरे बहुत पेट और फिर रात में खाए ना ये। तो ये कह रहा ये चीज़ होने से पहले इंसान को अगर अपने परिवार को खाना दे देता तो बहुत ही सौभाग्य की बात थी तब की। ठीक, तो ऐसे ही एक फटी हुई साड़ी पहनी हुई महिला थी। उस महिला ने क्या कहा हमारे पास खेत होते हुए भी हम बेघर हो गए। क्यों? क्योंकि उन खेतों में अनाज नहीं होते थे। When I asked them, जब मैं उनमें से पूछा, why they left their beautiful land of green fields, उन्होंने अपनी भूमि और सुंदर खेतों एंड रिवर्स और नदियों को क्यों छोड़ दिया? Wherever they find food, जहाँ उन्हें भोजन मिल सकता था, they pitch their tents, वे अपने टेंट को गाड़ देते थे, that became transit home, जो उनका एक अस्थायी घर होता था। अब लेखिका पूछ रही भैया उन महिलाओं से कि आप लोगों ने क्यों अपना घर छोड़ दिया? देश, जो देश हरा भरा भी था, और हरा भरा होने के साथ साथ कैसा था, बहुत अच्छा भी था। और अब उन लोगों का क्या हाल था? वो लोग ऐसे टेंट कहीं गाड़ देते थे कुछ देर के लिए, वो उनका अस्थाई घर हो गया कुछ देर के लिए, फिर वो चलता फिरते रहते थे। देखे एक जगह खाली, टेंट लगा दिए, उसी में सो गए, बैठ गए, 2-1 दिन रहे, फिर निकाले, फिर दूसरी जगह चले गए। ऐसे गाँव में देखिए बहुत से ऐसे लोग आते हैं रहने के लिए, और लोग पनाह भी देते हैं। मैं उस वर्ड का नाम नहीं लूँगा। कुछ लोग एक तरह से उनको दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं गांव में। देखिए जो आते हैं कुछ दिन रहेंगे, टेंट लगाएंगे, कुछ खेल वोल दिखाएंगे, और 2-4 दिन रहेंगे, फिर अपने टेंट को उखाड़ेंगे, बच्चों के साथ वो निकल जाएंगे। ठीक, आगे दे पिच, अच्छा हो गया। चिल्ड्रंस ग्रो अप देम, बच्चे इसमें बड़े होते, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वे इसके इस जीवन यापन में सहयोग करते, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैगपिगर्स, और सीमापुरी में जीविकापार्जन का अर्थ कूड़ा बीनने से था। थ्रू द ईयर, बरसों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोरेशन ऑफ फाइन आर्ट, यह उनकी एक ललित कला की तरह थी। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है। इट वाज हर डेली ब्रेड, या उनके रोज की रोटी है। ए रूफ ओवर दियर हेड, उनके सिरों के ऊपर उनका छत है। इवन फिर भी, इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, फिर भी या टपकती हुई या चूती हुई, तो टपकती कहेंगे, फिर भी या टपकती हुई एक छत है।
बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज़ इवन मोर, या इससे भी अधिक है। फिर क्या कह रहा है भैया, वो बच्चे जितने थे वहाँ कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, इस चीज़ को वहाँ बचपन से ले करके पूरी अवस्था तक देखते रहे, और देखते के साथ साथ वो उनकी एक उम्मीद थी, वहाँ हर सब कुछ उन्हीं के लिए वो था। जैसे कह रहा है गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मैंने कूड़ा उनके लिए क्या था उस समय, सोना था। क्यों? क्योंकि भाई उसमें जाते थे, कुछ खोजते थे, बीनते थे, पा जाते थे, तो उसी से उनका जीवन यापन चलता था। ठीक, तो इस तरह से आज का टॉपिक जो होगा अब यहीं पे हम करेंगे खत्म। ठीक है, और इसके बाद में हम फिर कल इस टॉपिक को लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर होंगे, और इसमें तब तक आप लोग थोड़ा सा एक बार अच्छी तरह से 1-2 बार इसको पढ़ लीजिए, पैसेज को दोहरा लीजिए। अगर कहीं कोई त्रुटि मिलती है तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आ करके जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ भी सकें, या जो नहीं भी जुड़े आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हमको भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ आज का क्लास यहीं पे होता है खत्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।